Good morning, students. Welcome to the channel NCERT Biology classes of 12. इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12 का NCERT बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाइन बाय लाइन दिया जाएगा. Okay? Now I will teach you chapter 1 reproduction in organisms line by line in Hindi. Let's start. Now let's learn. Class 12 Biology Chapter 1 Reproduction in Organisms. क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है. कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, इनमें रिप्रोडक्शन कहने का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म का फिर से प्रोडक्शन करते हैं. री प्लस प्रोडक्शन मतलब फिर से. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ. रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स हो या एनिमल्स हो अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं. ओके. द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species generation after generation. कहने का मतलब है कि जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोडक्शन के द्वारा चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो अपने ही जैसा जीव उत्पन्न कर सकते हैं. तो जब न्यूली जीव यानी न्यूली ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, ये ऑफस्प्रिंग धीरे धीरे ग्रो करता है, मैच्योर होता है और फिर से उसमें भी एक कैपेसिटी आती है कि वो अपने जैसे ही जीव उत्पन्न कर सकता है, न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर सकता है. So I can say that reproduction enables the continuity of a species generation after generation. रिप्रोडक्शन जो है इसके द्वारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा स्पेसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है. जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पेसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है. In other words, we can say that reproduction is a biological process. Reproduction is a biological process of formation of new offspring. From the pre-existing ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा न्यूली ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है
पहले वाले ऑफस्प्रिंग, पहले वाले पेरेंट्स की मदद से। कहने का मतलब कि जो न्यूली ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, यानी जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो उसी पुराने ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, हाँ, जिन्हें पेरेंट कहा जाएगा। ओके, in other words, we can say that reproduction becomes a vital process without which a species cannot survive for long. कहते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे आए हैं वो पहले जन्म लेंगे और फिर अपनी जो लाइफ होगी, जितना समय, लाइक कह सकते हो जब वो बॉर्न करते हैं, यानी जब उनका जन्म होता है, बॉर्न से लेकर टिल डेथ तक, या कह सकते हो नेचुरल डेथ तक, नेचुरल डेथ तक, बॉर्न करने से नेचुरल डेथ तक जो वो लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, जो भी वो टाइम पीरियड है ना, जो भी वो पीरियड, जितना भी समय वो जीते हैं, उसे कहते हैं लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप सब देखते होंगे, ऐसा थोड़े है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटिन्यू हजारों साल से इस पृथ्वी पे है, ऐसा नहीं होता। जिसका जितना समय होता है, नहीं, जब वो जन्म लेता है और जब वो नेचुरल उसका डेथ होता है, जब वो नेचुरली डेथ करता है, तो जो समय वो बिताता है धरती पर, जितना समय वो बिताता है, पृथ्वी पर जितना समय वो बिताता है, उस बिताए हुए वक्त को कहते हैं लाइफ स्पैन। हाँ, आगे इसमें ये भी बताया गया है कि लाइफ स्पैन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। बट हाँ, इसके मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो ऑर्गेनिज्म दिखने में एक जैसे शेप हो, आकार साइज उनका एक हो, वो उतने समय तक ही धरती पर रहेंगे। अगर हम बात करें लाइफ स्पैन की, अगर हम बात करें तो कहा जा सकता है लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स varies from few days to thousands of years। मतलब कुछ दिन से जो लाइफ स्पैन होती है, जो उम्र सीमा होती है, वो कुछ दिन से लेकर बहुत समय तक भी हो सकता है, हजारों साल तक भी हो सकता है? जैसे मान लीजिए बटरफ्लाई की अगर हम बात करें तो 1 to 2 वीक्स तक ये जीवित रहते हैं। इनका लाइफ स्पैन कहा जा सकता है 1 to 2 वीक्स। ओके, और इस तरह से अगर हम बनियान ट्री की बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली 200 इयर्स तक ये जीवित रह सकते हैं। 202 बनियान ट्री 200 to 300 इयर्स,
200 टू 300 ईयर्स तक ये जीवित रह सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि बहुत समय पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो आज भी जीवित है, जो हजारों साल पहले थे वो आज भी जीवित है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबकी अपनी अपनी एक लाइफ स्पान होती है, उम्र सीमा होती है। उस उम्र को ये वो जीते हैं और उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन नेचुरल उनकी डेथ हो जाती है। हाँ, तो जो जन्म से नेचुरल जो डेथ होती है उसे कहते हैं लाइफ स्पैन, बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो सबकी अलग अलग है। मान लीजिए हम छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करें, बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो जरूरी नहीं उनके शेप साइज के अनुसार ही उनकी उम्र सीमा तय होती है। मतलब अगर हम क्रो और पैरट की बात करें तो ऐसा नहीं, दिखने में दोनों का शेप साइज के अनुसार वो एक से नजर आते हैं, पर दोनों की लाइफ स्पान सेम नहीं होती, दोनों का लाइफ स्पान अलग अलग होता है। अगर हम इसकी बात करें तो उसकी शेप साइज से कोई मतलब नहीं होता, हर किसी का उम्र सीमा लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। आगे इसमें दिया गया है लाइफ स्पैन ऑफ few organisms are given in figure 1.1। फिगर 1.1 में कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन के बारे में बताया गया है, उसे आप ध्यान से देखिए। दिस इज फिगर 1.1। फिगर 1.1 में कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम के साथ लाइफ स्पैन दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखिए। पहला है इसमें एलिफेंट। एलिफेंट का लाइफ स्पैन जो होता है वो 60 टू 70 ईयर्स का होता है। 60 से 70 साल इनकी उम्र सीमा होती है। रोज की बात करें तो 5 टू 7 ईयर्स, 5 से 7 साल। डॉग की बात करें 10 टू 13 ईयर्स, 10 से 13 साल। बटरफ्लाई 1 टू 2 वीक्स, 1 से 2 सप्ताह, अप्रोक्सीमेटली 14 डेज। क्रो क्रो की लाइफ स्पैन होती है 15 ईयर्स। बनाना ट्री की होती है 20 टू 25 ईयर्स। काऊ की 15 टू 20 ईयर्स, 15 से 20 साल। पैरोट की बात करें तो 140 ईयर्स। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि क्रो और पैरट देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म देखने में एक जैसे होते हैं उनकी लाइफ स्पैन भी एक जैसी ही होगी। जैसे एग्जाम्पल में यहां दिया हुआ है फिगर में, क्रो और पैरट जो है वो दिखने में जैसे है, लेकिन इनकी उम्र सीमा अलग अलग है। क्रो की 15 ईयर्स और पैरट की 140 ईयर्स। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। हॉर्स की बात करें 25 टू 30 ईयर्स, 25 से 30 साल। फ्रूट फ्लाई की बात करें तो 60 टू 80 डेज, 60 टू 80 डेज। राइस प्लांट की बात करें 3 टू 4 मंथ, 3 टू 4 मंथ। टोर्टोइस की बात करें 100 टू 150 ईयर्स।
बनियान ट्री की बात करें 200 to 300 ईयर्स, 200 से 300 साल तक। तो यहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो दिखने में एक जैसे होते हुए भी उनकी लाइफ स्पैन अलग अलग है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जरूर नहीं कि दिखने वाले एक से दिखने वाले ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन एक सा हो। उसके बाद इसमें दिया हुआ है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हमने आपको शुरू में ही चैप्टर के स्टार्ट होने पर ही एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise to young ones offspring similar to itself। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने ही जैसा जीव को उत्पन्न करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि कैट का जो हो ऑफस्प्रिंग हो या कैट जो है वो डॉग जैसा ऑफस्प्रिंग मतलब यंग वंस को जन्म देगी, ऐसा कुछ नहीं होता। काउ जो है वो हॉर्स जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे, ऐसा नहीं होता ना। तो इसीलिए कहा गया है, इस लाइन में डिफाइन किया गया है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ये फिर ऑफस्प्रिंग जो होते हैं ये फिर ग्रो मैच्योर करते हैं, माने बड़े होते हैं, फिर ये मैच्योर होते हैं और फिर अपने जैसे ही जीव उत्पन्न करने की कैपेसिटी इनमें डेवलप होती है। तो कह सकते हैं दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा ही एक साइकिल चलता रहता है जिसके द्वारा बताया गया है बर्थ करना, जन्म लेना, ग्रो करना, फिर वो डेथ कर जाना। तो इस तरह का साइकिल कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी स्पेसीज जो होता है उसकी कंटिन्यूटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन बनी रहती है। इसके बारे में आगे डिटेल में यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपको इसके बारे में डिटेल में मैं चैप्टर 5 में बताऊंगी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। कैसे जेनेटिक वेरिएशन होता है, क्रिएट होता है ना, कब? रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी in biological world and each organism have evolved its one mechanism to multiply and produce offspring। कह सकते हो इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। लार्ज डाइवर्सिटी कहने का मतलब बहुत प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। Organisms' habitat and internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it produces। मतलब कहने का है कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट जो स्थान जहां वो पे सरवाइव कर रहा है उसके इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स भी जो होते हैं सब मिलकर उसको इफेक्ट करते हैं कि वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, किस तरह से वो सरवाइव करेगा। Based on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types, है ना। इसके बेस्ड पे कि कैसे वो प्रोडक्शन होता है, ये दो तरह से होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो तरह के होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस मेनली बाय टू मेथड्स। First, asexual reproduction। Second, sexual reproduction।
रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दो तरीके से होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल मेथड द्वारा होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल मेथड द्वारा होता है। अब थोड़ा सा हम इसमें आपको बताएंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो आइए जानते हैं पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पहले जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम कह सकते हैं when reproduction occur without the formation and fusion of gametes, it is called asexual reproduction because it does not involve special cells called sex cells or gametes. जब रिप्रोडक्शन जो होता है वो बिना किसी गैमेट के प्रोडक्शन, मतलब उसमें गैमेट का फॉर्मेशन ना हो और उसका फ्यूजन भी ना हो और तब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, तो उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें किसी भी स्पेशल सेल्स लाइक गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑफस्प्रिंग। इसमें केवल वन पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। वन पेरेंट की मदद से ही न्यूली प्रोडक्शन होता है। इसमें बाय पेरेंट यानी दो पेरेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन दिस मेथड a single individual parent is capable of producing offspring. सिंगल इंडिविजुअल यानी सिंगल पेरेंट की मदद से ही न्यूली प्रोडक्शन हो सकता है। इसमें दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती है, मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे कि मेल फीमेल दो पेरेंट की जरूरत होती है। मेल फीमेल दो पेरेंट की जरूरत होती है। गैमेट का फॉर्मेशन होता है, स्पेशल सेक्स सेल्स लाइक गैमेट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है, दो पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती। एज ए रिजल्ट तो होता क्या है, अगर इसमें कह दिया जाए कि पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं तब न्यूली फॉर्मेशन जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। ये कह सकते हो कि जब ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है तो ऑर्गेनिज्म का जब फॉर्मेशन होता है तो आइडेंटिकल तो नहीं होते, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं कह सकते, लेकिन क्या कह सकते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल ही नहीं कह सकते उसे, बल्कि कह सकते कि एग्जैक्ट कॉपी, मतलब बिल्कुल पेरेंट के जैसा ही फॉर्मेशन, न्यूली जो फॉर्मेशन होता है बिल्कुल पेरेंट के जैसा ही न्यू फॉर्मेशन होता है। आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर दिस ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। क्या ये ऑफस्प्रिंग जो है वो जेनेटिकली सेम है या डिफरेंट है। एक और वर्ड यूज किया गया है क्लोन का। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। इस प्रोसेस के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, ये पूछा जा रहा है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। द टर्म इसलिए क्लोन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल के लिए क्लोन जैसा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। लेट्स see how widespread asexual reproduction is among different groups of organisms। हम ये देख सकते हैं कि asexual reproduction जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे कैसे होते हैं।
Asexual reproduction is common among single celled organism. सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बहुत ही ये कॉमन होता है. Asexual reproduction is common among सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए बिल्कुल ये कॉमन होता है. एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. इसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है. थोड़ा सा और डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानिए. इसमें हमने आपको बता ही दिया कि वन पेरेंट नीड होते हैं, केवल एक ही पेरेंट की जरूरत होती है ना. इसमें कोई स्पेशल सेक्स सेल यानी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है ना. इस यूजुअली फॉलोड बाय ऑर्गेनिजम्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है काफी सिंपलर होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं कहा जा सकता है. ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट. ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं सिंगल पेरेंट के द्वारा होते हैं. डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. इसमें कोई भी स्पेशल सेक्स का सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता और कोई इसका फ्यूजन भी नहीं होता. ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट. कह सकते हो कि बिल्कुल एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, इसलिए इसे क्लोन भी कहा जाता है. ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. ठीक है. इन प्रोटिस्टा एंड मोनरल्स की बात करें, ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स. प्रोटिस्टा मोनरल की बात करें तो इसमें जो होता है वो डिवाइड जो करते हैं, न्यूली जो प्रोडक्शन होता है वो सेल डिवीजन के द्वारा होता है. और माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है. सो कहा गया 10 इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इस तरह के सेल डिवीजन जो होते हैं, इस तरह का ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होते हैं ये खुद ही एक रिप्रोडक्शन का मोड माना जाता है. रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया है. नाउ बाइनरी फिशन. आगे इसमें है बाइनरी फिशन. थोड़ा सा मैं आपको बाइनरी फिशन के बारे में बता दूं. इन दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स. एक सेल जो होता है क्या होता है बाइनरी फिशन के द्वारा, एक सेल जो होता है जैसे यहां पे अमीबा की बात कर ले, इसमें बाइनरी फिशन के द्वारा एक सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. एक सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. अमीबा चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका, नो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. ओके. तो बोला जा रहा है बाइनरी फिशन के बारे में. In this method of asexual reproduction, a cell divides into two halves and rapidly grows into an adult. सेल जो होते हैं दो हाफ में डिवाइड कर जाते हैं और एडल्ट में चेंज हो जाते हैं तुरंत. बाइनरी फिशन यूजुअली अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. इसमें होता है मोस्टली जो होता है वो यूनिसेलुलर.
मोस्टली जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, लिशमैनिया एंड बैक्टीरिया, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के बाद है इसमें बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, the division is unequal and small birds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ईस्ट लिया गया है। ईस्ट में होता क्या है, देखिए ये ईस्ट का ईस्ट का फिगर है, ठीक है, ये पेरेंट सेल है ईस्ट का, ठीक है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे से स्मॉल आउटग्रोथ का डेवलपमेंट होता है जिसे कहते हैं बर्ड। क्या बोलते हैं, बर्ड। छोटे से आउटग्रोथ का डेवलपमेंट होता है जिसे कहते हैं बर्ड, और इस प्रोसेस को ही बडिंग बोला जाता है। बडिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म एज एन आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ हो गया है पेरेंट ऑर्गेनिज्म। Small birds are produced that remain attached initially with parent and get separated on maturation। और जब ये मैच्योर हो जाता है, कुछ समय बाद जब ये मैच्योर हो जाता है, जब अच्छे से मैच्योर हो जाता है, ये मैच्योर जब हो जाता है तो इससे गेट सेपरेटेड, ये इससे फिर अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, गेट सेपरेटेड। कह सकते हैं स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली विद पेरेंट एंड गेट सेपरेटेड ऑन मैच्योरेशन। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये इससे सेपरेट हो जाता है और फिर एक नए ईस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। Under unfavorable condition, the amoeba withdraws its pseudopodia and secrete a 3-layered hard covering on or cyst around itself। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो अमीबा जो होता है वो सेडोपोडिया के अंदर संकिष्ट हो जाता है और 3 लेयर का हार्ड कवरिंग का डेवलपमेंट करता है जिसे कहते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट। और इसी फेनोमेनन को, दिस फेनोमेनन इज टर्म्ड एनसिस्टेशन, इसी फेनोमेनन को कहते हैं एनसिस्टेशन। When favorable condition returns after some time, naturally है favorable condition जब रिटर्न होगा मतलब सब टेम्परेचर, मॉइस्चर सब कुछ उसके अनुकूल होगा। हाँ, जब वो अनुकूल नहीं होता तो उसे अनफेवरेबल कंडीशन कहते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर, मॉइस्चर सब कुछ ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए उसके अनुसार होता है, उसके लिए पर्याप्त रूप में होता है तो उसे फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। द एंसेस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिशन एंड प्रोड्यूसेस मेनी माइनर अमीबा और सेडोपोडियोस्पोर। बहुत छोटे छोटे अमीबा और सेडोपोडियोस्पोर्स भी इसको बोलते हैं। उसका डेवलपमेंट होगा कब, जब डिवाइड करके डेवलप करेगा, मल्टीपल फिशन होगा। इसमें बाइनरी फिशन में सिर्फ 2 का डेवलपमेंट हुआ था, 2 पार्ट बने थे, एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन मल्टीपल फिशन की बात करें तो बहुत सारे का डेवलपमेंट होगा। कब होगा, जब कंडीशन उसके लिए फेवरेबल होगा तब। द सिस्ट वॉल ब्रस्ट आउट, ब्रस्ट कर जाता है और फिर स्पोर जो होते हैं बाहर की ओर मीडियम में आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे ग्रो कर जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन।
Members of kingdom fungi. Members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through a special asexual reproductive structure. The most common of these structures are zoospores. जो किंगडम फंजाई होते हैं या सिंपल प्लांट सच एज एल्गी होते हैं, वो स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसे कहते हैं जूस्पोर्स। जूस्पोर इज ए फ्लैजेलेटेड मोटाइल स्पोर्स, मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं। मोटाइल फ्लैजेलेटेड मोटाइल स्पोर्स कहे जाते हैं, जिसे बोला जाता है जूस्पोर्स। इसके द्वारा ही किसमें, किंगडम फंजाई और एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है। अदर कॉमन asexual reproductive structure जो है कॉनिडिया, जो पेनिसिलियम में होता है, बर्ड्स हाइड्रा में डेवलप करता है, एंड गेम्यूल्स स्पॉन्ज में डेवलप करते हैं। While in animals and other simple organisms, the term asexual is used actually. In plants, the term vegetative production is frequently used. कहा जा रहा है कि क्यों सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें एसेक्सुअल जो होता है वो कह सकते हो कि कम मात्रा में यूज होता है, लेकिन प्लांट्स की बात करें, टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये वर्ड बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। प्लांट द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है सच एज रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसीट, बल्ब, ये सब कैपेबल होते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप करने के लिए। इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर कहा जा सकता है इन्हें। These structures are called vegetative propagule. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के द्वारा होता है, जिसका नाम है रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसीट, बल्ब। ये सब धीरे धीरे ग्रो करते हैं और जो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। Obviously, since the formation of these structure does not involve two parent, इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें दो पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती। The process involved is asexual. In some organisms, if the body breaks into distinct piece fragments, each fragment grows into an adult capable of producing offspring. Example, Hydra. This is also a mode of asexual reproduction called fragmentation. हाइड्रा की बात की जाए तो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, थोड़े समय बाद
हाइड्रा की बात करें तो इसमें एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डेवलप करता है। थोड़े समय से बाद ये इससे अलग होकर फिर से पुनः रूप में हाइड्रा डेवलप कर जाता है। बर्ड लाइक स्ट्रक्चर हाइड्रा में डेवलप करता है और फिर ये धीरे से उससे फिर डिटैच होकर फिर न्यूली हाइड्रा के रूप में डेवलप कर जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। ये एसेक्सुअल मेथड है। ना you must have heard about the scourge of the water bodies or about the terror of Bengal। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। टेरर ऑफ बंगाल को वाटर हायसेंथ भी कहते हैं। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हायसेंथ। वाटर हायसेंथ है क्या, इसके बारे में पहले थोड़ा सा जानिए। वाटर हायसेंथ को ही टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये एक्वेटिक प्लांट है जो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स, मतलब जैसे खरपतवार की तरह इसका यूज नहीं होता। ये ऐसे ही कहीं पे ग्रो कर जाए तो क्या करेंगे, पॉन्ड ग्रोइंग देयर इज ए स्टैंडिंग वाटर, ठहरे हुए पानी में डेवलप कर जाते हैं। और ये जब डेवलप कर जाते हैं तो ऑक्सीजन की वाटर में कमी कर देते हैं, जिसकी वजह से विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, जिसकी वजह से मछलियां जो होती हैं वो मर जाती हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजन जैसे ही ये इन्वेसिव वीड्स है और ये जब डेवलप हो जाता है ठहरे हुए पानी में डेवलप करता है और ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन की कमी कर देता है और वहां पे जितनी मछलियां होती है वो मर जाती है। You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shapes of leaves। इसका ये इंडिया में लाया क्यों गया, ये लाया गया केवल इसके फ्लावर्स जो थे और इसकी पत्तियां जो थी वो बहुत सुंदर है, इस वजह से इसे इंडिया में लाया गया। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid all of them। इसको हटाना बहुत कठिन होता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है और पूरे वाटर बॉडी को पानी वाले सोर्स को पूरे तरह से कवर कर लेता है। बहुत ही छोटे समय में, शॉर्ट पीरियड बोला जा रहा है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड यानी छोटे से समय में ये पूरी तरह से वाटर बॉडीज को कवर कर लेता है। इसे इंडिया में सिर्फ इसकी खूबसूरत पत्तियों की वजह से इसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं, इस वजह से इसे लाया गया था। थोड़े से पॉइंट्स को रिपीट करें। वाटर हायसेंथ टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायसेंथ को ही टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। मतलब मोस्ट इन्वेसिव वीड्स है ना, ये वीड की तरह है, खरपतवार जैसे होते हैं वैसे ही। हाँ, इसको केवल इसमें जो पत्तियां इसके फूल खूबसूरत होते हैं, इस वजह से इसे यहाँ लाया गया था। ग्रोस हो वेरेवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, जहां भी ठहरे हुए पानी होते हैं वहां पे डेवलप कर जाता है। ड्रेन ऑक्सीजन की कमी कर देता है, ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर लेड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, जिसकी वजह से मछलियां मर जाती हैं। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रीटी फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लिप्स, इसके फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं, लिप्स बहुत खूबसूरत होते हैं, जिसकी वजह से इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वजह से ये बहुत ही फेनोमेंटल रेट से ये बढ़ता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है, इसे हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
Are you aware? Now let's. Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? आप इसके बारे में जानोगे कि कैसे जान एक तरह से आप पूछा जा रहा है कि कैसे पोटैटो, सुगर केन, बनाना, जिंजर, डहलिया कल्टीवेट किया जाता है, उसको उपजाया जाता है. Have you seen small plants emerging from the buds called eyes of the potato tuber from the rhizome of banana and ginger? When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in the plants listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes present the modified stems of the plants. आप लोगों ने पोटैटो देखा होगा, तो पोटैटो में जो होते हैं, पोटैटो के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जिसे बोलते हैं आई. अगर हम पोटैटो के छोटे छोटे टुकड़े काट दें, कटिंग कर दें, और इसमें एक आई टाइप का डेवलपमेंट होना चाहिए. अगर इसके छोटे छोटे हम टुकड़े कटिंग करते हैं और इसमें आई टाइप का डेवलपमेंट रहता है, तो इससे फिर न्यूली प्लांटलेट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, न्यूली डेवलपमेंट हो जाएगा. इसमें जो नोट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल जो गड्ढे जैसे गर्त जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसे ही कहते हैं आई. तो कह सकते हैं बहुत से प्लांट है, जैसे मान लीजिए राइजोम के द्वारा बनाना का डेवलपमेंट होगा इस तरह से. When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. जब ये कह सकते थोड़े नमी वाले ये सॉइल में जब कांटेक्ट में आता है, तो ये फिर इससे रूट का डेवलपमेंट होता है, न्यूली प्लांट का डेवलपमेंट होता है. Similarly, adventitious buds arise from the notches present at margin of leaves of Bryophyllum. Now let's see here. This is ब्रायोफाइलम लिव्स है ये, और इसमें देखो, इसमें आप सब देखोगे कि किनारे किनारे नोच लाइक स्ट्रक्चर, इसमें से छोटे छोटे क्या हो रहे हैं, प्लांटलेट्स टाइप के एडवेंटिटियस बर्ड्स जिसे कहते हैं, डेवलप कर रहे हैं. और यही पत्ती से फिर बाद में डिटैच होकर थोड़े से नमी वाले जगह पे फिर से डेवलप कर जाएंगे. इसके साइड में डेवलपमेंट धीरे धीरे देखा होगा, और सब कुछ छोटे छोटे डेवलपमेंट हो रहे हैं. इसे कहते हैं एडवेंटिटियस बर्ड्स. क्या बोलते हैं? एडवेंटिटियस बर्ड्स बोलते हैं. यही बाद में ये इससे डिटैच हो जाते हैं और फिर इसका डेवलपमेंट हो जाता है. दिस इज ब्रायोफाइलम. ओके, similarly, adventitious birds arise from the notches present at the margin of leaves of Bryophyllum. This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants. गार्डनर्स होते हैं, किसान जो होते हैं, इस तरह के प्रोपेगेशन का यूज करते हैं प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए. It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. कह सकते हो कि यह बहुत ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कॉमन मेथड होता है,
सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं प्लांट्स के, प्लांट से ऑर्गेनाइज जो भी होते हैं सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, कब ये एसेक्सुअल से फिर सेक्सुअल में भी ये शिफ्ट कर सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म। कब? जब एडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन डेवलप होता है तब। Find out how sex or reproduction enables these organisms to survive during unfavorable conditions. ये पूछ रहा है कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये क्या करता है ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में, एक तरह से है ना कह सकते हो कि कैसे ये सुचारू रूप से उसे सुविधा देता है, कैसे हो सकता है। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल अंडर सच कंडीशंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे पॉसिबल हो पाते हैं, कैसे होता है, कैसे सरवाइव करने में हेल्प करता है। एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव की बात करें एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो किसमें होता है, मोस्टली ज्यादातर होता है सेक्सुअल वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड बाय द हायर जो प्लांट्स होते हैं उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखे जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ एनिमल्स। बहुत से एनिमल्स जो होते हैं वहां पे केवल ज्यादातर क्या पाए जाएंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब एनिमल में जो होंगे वो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाएंगे बल्कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे। ओके गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।